नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डिटेल ऑफ नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। हाल ही में मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम द्वारा बाघ संरक्षण पर एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो डी इसका सही उत्तर है, चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाघ संरक्षण पर आयोजित चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) ने बाघ संरक्षण पर आयोजित चौथे एशिया मंत्री सम्मेलन का आयोजन किया। ग्लोबल टाइगर समिट के लिए बाघ संरक्षण पर मसौदा घोषणा को अंतिम रूप 2010 में नई दिल्ली में प्री टाइगर समिट में दिया गया था, इसलिए डी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, उस गांव का क्या नाम है जिसे जम्मू और कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? तो ए इसका सही उत्तर है, झेरी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने झेरी हैमलेट को जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव घोषित किया है। सरकार ने गांव के लिए एकीकृत डेयरी विकास योजना IDDS के तहत 57 और डेयरी फर्मों को मंजूरी दी है और एकीकृत डेयरी विकास योजना IDDS के तहत 500 पशुओं वाली डेयरी इकाइयों को 50% सब्सिडी मिलेगी, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 3। राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस सन में शुरू की गई थी? तो डी इसका सही उत्तर है, 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत की गई थी। भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इसलिए इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2008 में की थी और ये बाल लिंगानुपात, बालिका शिक्षा, लड़कियों के सशक्तिकरण आदि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, इसलिए डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4। हाल ही में सुभाष भौमिक का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो वह किस खेल से संबंधित है? पी फुटबॉल। सुभाष भौमिक, जिन्हें भोंबोल दा के नाम से जाना जाता है, उनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे एक पूर्व भारतीय फुटबॉल और कोच थे। वे 1970 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और उन्होंने अपने क्लब करियर में कुल 26 ट्रॉफियां जीती। उन्होंने मोहन बागान के लिए 82 गोल किए, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 5। हाल ही में विशेषज्ञों ने 21 जनवरी को कार्बन कैप्चर पर खालिस्तान स्कोपिंग कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन कैप्चर और उपयोग समाधानों पर चर्चा की। सी इसका सही उत्तर है, भारत और अमेरिका। 21 जनवरी को कार्बन कैप्चर पर इंडो US स्कोपिंग वर्कशॉप में विशेषज्ञों द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन कैप्चर और उपयोग समाधानों पर चर्चा की गई। कार्बन कैप्चर पर इंडो US स्कोपिंग वर्कशॉप्स पर आयोजन संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST और संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊर्जा विभाग द्वारा किया जा रहा है। ये दोनों देशों के बीच कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज CCUS के क्षेत्र में शक्तियाँ और कमी की खोज के लिए 21 जनवरी से 25 फरवरी तक आयोजित किए जा रहे हैं, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 6। जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्यों की सरकारों ने आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सरकारों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आदि बद्री बांध हरियाणा के यमुनानगर जिले के आदि बद्री क्षेत्र के पास बनाया जाएगा और प्रस्तावित बांध का उद्देश्य है 215.35 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से सरस्वती नदी का कायाकल्प करना है। बांध से क्षेत्र में जल संरक्षण में भी मदद मिलेगी और इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 7 है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सी इसका सही उत्तर है, विनोद शर्मा। प्रोफेसर विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्थागत श्रेणी में इस पुरस्कार के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान का चयन किया गया है। प्रोफेसर विनोद शर्मा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
केंद्र के संस्थापक समन्वयक है, जिसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 8। हाल ही में किस देश ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है? तो बी इसका सही उत्तर है पेरू। पेरू की सरकार ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों की पर्यावरणीय आपातकाल घोषणा की है और पेरू के तट के पास स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेपसोल के एक टैंकर से लगभग 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ है। तेल रिसाव ने समुद्री वन्य जीवों को प्रभावित किया और स्थानीय पर्यटन और मछुआरों के लिए बड़ा नुकसान पैदा किया, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 9। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में एक हिंदू महिला की संपत्ति के उत्तराधिकार का प्रावधान है जो निर्वसित मर जाती है? बी इसका सही उत्तर है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। पिता की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि संयुक्त परिवार में रह रहे व्यक्ति की वसीयत लिखे बिना ही मौत हो जाए तो उसकी संपत्ति पर बेटों के साथ उसकी बेटी का भी हक होगा। अदालत ने यह भी कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अधिनियम से पहले संपत्ति के वितरण पर भी ऐसी व्यवस्था लागू होगी और संपत्ति में पुत्रियों के पिता के भाई के पुत्रों की तुलना में वरीयता दी जाएगी। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 में वसीयत लिख के बिना ही मर जाने वाली महिला हिंदू की संपत्ति के उत्तराधिकार की एक निश्चित और समान योजना का प्रस्ताव है, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 10 है। शहीद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ए इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु ने। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने लखनऊ में शहीद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल में मालविका बंसुड़ा को 23-13 और 21-16 से हराया। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का यह दूसरा शहीद मोदी खिताब है। उन्होंने 2017 में अपना पहला शहीद मोदी खिताब जीता था, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 11। पराक्रम दिवस या साहस दिवस किस व्यक्तित्व की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो बी इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पराक्रम दिवस साहस दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है और 23 जनवरी 2022 को भारत ने नेताजी का 125वां जन्मदिन मनाया। तृणमूल कांग्रेस ने बोस के जन्मदिन को देश नायक दिवस के रूप में मनाया, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 12। कौन सा देश ककड़ी और खीरे का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? तो बी इसका सही उत्तर है भारत। अप्रैल से अक्टूबर 2021 के दौरान भारत ने 114 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया है, जिससे ये सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद अचार खीरे के निर्यात के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। इन्हें विश्व स्तर पर गैरकिन्स या कॉर्निशंस के रूप में जाना जाता है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, बेल्जियम, रूस और चीन सहित 20 से अधिक देशों को खीरा निर्यात किया जाता है, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 13। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए इसका राइट आंसर है तुहिने सिन्हा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किया है। भाजपा नेता और लेखक तुहिने सिन्हा ने आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जीवन के बारे में किताब लिखी है। अंकिता वर्मा किताब की सह लेखिका है। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक आदिवासी क्रांति और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बिरसा मुंडा की भूमिका की सराहना करती है, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 14। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा है? तो सी इसका सही उत्तर है ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा है। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका नाम स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेट थनबर्ग के नाम पर रखा है। प्रिस्टीमोंटिस ग्रेटा थनबर्ग प्रजाति का वैज्ञानिक नाम है, जिसे लोकप्रिय रूप से ग्रेटा थनबर्ग रेन फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। मेंढक पहली बार 2012 में पाया गया था और हाल ही में डीएनए अध्ययन में पाया गया कि ये एक नई प्रजाति है, इसलिए सी इसका सही उत्तर है।